सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कर्क में मंदिर जलाए जाने का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 जनवरी को कर्क में मंदिर जलाने का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IGKP को 4 जनवरी को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। इसी पर बात करते हैं, इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमानत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कर्क में हिंदू मंदिर जलाने का नोटिस ले लिया है और 5 जनवरी को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी और IGKP को मौका पर जाकर दौरा करने की हिदायत की है और कहा है कि 4 जनवरी पीर के रोज जो है इस हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये नोटिस जो है हिंदू कौंसिल के चेयरमैन जो है रमेश कुमार, उन्होंने कराची रजिस्ट्री में मुलाकात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और तमाम मामले से आगाह किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मंदिर जलाए जाने पर उन्हें खासी तशवीश हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो इस पर नोटिस ले रहे हैं और केस जो है 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। ये गुज़िश्ता रोज कर्क में जो है हिंदू मंदिर जलाने का वाकया पेश आया था, जिस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस दिया है और 5 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 5 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इमानत, बहुत शुक्रिया आपका। कर्क में मंदिर की मिसमारी और आग लगाने के वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। अहम सियासी शख्सियात समेत 350 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। JUI के सूबाई रहनुमा रहमत सलाम खटक समेत 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नामजद मुल्ज़िमान में JUI के ज़िले अमीर समेत कई अहम रहनुमा भी शामिल हैं। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। कर्क में मंदिर की मिसमारी और आग लगाने का वाक़या पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कर्क में मंदिर जलाए जाने पर कराची में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है। हिंदू बरादरी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा कर रही है। तो आपको बता रहे हैं, कर्क में मंदिर जलाए जाने पर कराची में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है। एहतजाज किया जा रहा है हिंदू बरादरी की जानिब से, जबकि हिंदू बरादरी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा कर रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, कर्क में मंदिर जलाए जाने पर कराची में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है। हिंदू बरादरी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा कर रही है। तो आपको बता रहे हैं, हिंदू बरादरी जो है वो कर्क में मंदिर जलाए जाने पर कराची में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर जो है वो मुजाहरा कर रही है। मुजाहरा किया जा रहा है हिंदू बरादरी की जानिब से। कर्क में मंदिर जलाए जाने पर कराची में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है, जबकि हिंदू बरादरी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, ख्वाजा आसिफ 14 दिन के रिमांड पर नैब के हवाले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एहतसाब अदालत लाहौर ने 13 जनवरी तक रिमांड दे दिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ 14 दिन के रिमांड पर नैब के हवाले हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एहतसाब अदालत लाहौर ने 13 जनवरी तक रिमांड दे दिया। अयाज सादी का कहना है कि हुकूमत को इस बात का गुस्सा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों नहीं बन रहा। लीगी रहनुमाओं में से कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करने को तैयार नहीं। हुकूमत की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। ख्वाजा आसिफ जैसे लीडर्स को कौन खरीद सकता है? ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ का सिपाही है। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब? क्या हुआ है औरों को? कितने लोग हैं? और मतलब वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका ना, कोई आदमी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने को या लीड करने को नहीं तैयार, तो शायद ये वजह हो सकती है। कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कितने लोग, मैंने पूछा कितने लोगों को कहा गया है कि आप भी छोड़ दें जमात? मुझे ख्वाजा साहब के अलावा एक और का पता है,
बाकियों का मुझे नहीं पता। वो भी पकड़े जाएंगे अब हैं? ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जो नैब और हुकूमत गठजोड़ है वो जानती होगी, मगर ये वक्त गुजर जाता है। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता और इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, कहते हैं ऐसा नहीं ये लोगों को पकड़ते जाएं और हम चुप रहें, अब हम इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो की तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया, कहा पीडीएम की तमाम जमातें बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ सुनना चाहती हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का ऐलान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी। पहले हम उनको मौका देंगे कि वो पीडीएम के इजलास के अंदर फर्स्ट को वो अपनी सब बातें रखें, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम उसमें मशावरत के साथ डिसीजन लेगी। इसका ऐलान जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। हमारी अभी कोई हतमी राय नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो सबका डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा। ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो उसी का तसलसल है इंतकामी सियासत का, और जिस तरह हमारी मौजूदा जाली हुकूमत बतौर एक हथियार के नेब को इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं है कि आराम से लोगों को पकड़ते चले जाएं और हम खामोश रहेंगे। हम इस पर बाकायदा मुजाहरे करने, एहतजाज करने और उसको एक अमली शक्ल देने के लिए तजावीज़ लेके जाएंगे पीडीएम के सरबराही इजलास में। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के लिए नई जमात बनाने में मुश्किल। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पहले से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से नई जमात बनाने का ऐलान किया था। इसी पर मजीद तफसीलात ज़िशान भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, अपडेट कीजिएगा हमें इस मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए जो मौलाना शेरानी की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का एक इलादा ग्रुप बनाने का ऐलान किया गया था, उसमें नई रिकॉर्ड सामने आ गई है। चूंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 3 जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान सियासी जमात है वो मौलाना फजलुर रहमान के नाम से ही रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम पे नाम की कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि हमारे इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान की जानिब से मार्च में दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन में, और ये कहा गया था कि जमीयत उलमा इस्लाम के नाम के आगे से पे हटाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2020 में ही ये पे आगे से हटा दिया था और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से इस सियासी जमात को रजिस्टर्ड कर दिया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में JUI नजरियाती और दूसरी जो सियासी जमात है JUI चीन समीउल हक के नाम से रजिस्टर्ड है, जबकि जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है वो मौलाना फजलुर रहमान के नाम से रजिस्टर्ड है और वो उसके अमीर हैं। जी ज़िशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। अल्लाह, मैंने घर तो बनाया लेकिन अब इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे ताकि वो इंसानों को किताब और हिकमत की तालीम दे दे और उनका तज़किया करे। तो ये अंबिया का काम है, किताब की तालीम देना, अखलाक का, मामलात का और अक़ीदे का इस्लाह करना और इंसान के रवैयों का तामीर करना। तो आप लोगों का काम भी वही है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल की और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाएं तो अल्लाह ताला ने उनको वही एजेंडा दे दिया। इन्ना अरसलना का सेनेटर सिराजुल हक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें। डैनियल पर कत्ल के सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान को रिहा न करने का मामला, चीफ सेक्रेटरी जेल हुक्काम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, डैनियल पर कत्ल केस में बरी होने वाले उमर शेख को रिहा ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दौरान समाअत
عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ قبل عدالت میں موجود تھے. عدالت نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو بری کیا جائے, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر رہے ہیں. عدالت نے سندھ حکومت چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان سے جواب طلب کر لیا ہے. قبل ازمی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمر شیخ سمیت چاروں ملزمان کو رہا کر دیا جائے, تاہم سندھ حکومت کی جانب سے رہائی عمل میں نہیں لائی گئی, لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد کے منچلے ہو جائیں ہوشیار, شہر میں نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں. آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار نے نوجوانوں کو خبردار کر دیا. 24 نیوز سے گفتگو میں آئی جی عامر ذوالفقار کا کہنا ہے نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی, آتش بازی اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں. شہری اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. نیو ایئر پہ ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ یو وانٹ ٹو انجوائے ود یور فیملی, پلیز ڈو دیٹ, بٹ نو بڈی از الاؤڈ ٹو ٹیک لا ان ہز ہینڈس. کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی, کوئی آتش بازی وغیرہ یا اور کوئی ہلڑ بازی جو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. باقی عوام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے پچھلے سالوں میں بھی اور اس سال بھی نیو ایئر کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے ہم خوش آمدید کہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں. کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے پولیس کا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ بھی متحرک ہو گیا. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اہلکار بھی مددگار 15 اور پولیس کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہوں گے. مزید تفصیلات دانل سید سے جان لیتے ہیں جو اس وقت مقصود میمن کے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل, کراچی شہر میں سال نو کے موقع پر جو ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے پولیس حکام کی جانب سے حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے, اور اس وقت میں موجود ہوں ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن صاحب کے ساتھ. ان سے مزید جانتے ہیں. جناب یہ بتائیے گا کہ کتنی نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی, 15 کا کیا رول ہوگا, کس طریقے سے یہ سیکیورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جو ایک نارمل شکایت آتی ہے کہ نیو ایئر کے ٹائم پہ رات کو 12 بجے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پچھلے اگر ہم ریکارڈ نکالیں تو کافی لوگ اس میں زخمی ہوئے اور کچھ لوگ اپنی جان سے بھی گئے. تو یہ میری اپیل ہوگی تمام پبلک سے کہ ہوائی فائرنگ سے گریز کریں, کیونکہ اگر ہوائی فائرنگ سے کسی کی جان جاتی ہے تو آپ پہ قتل یا اقدام قتل کا مقدمہ ہو سکتا ہے, جس کی ایک ہدایت سی سی پی او ایڈریس آئی ڈی کراچی صاحب نے سب کو دی ہے کہ خود اگر کوئی بندہ فائر کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور قانونی کارروائی سمپل نہیں ہوگی, اس کے خلاف اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس ہم کریں گے. اور پبلک کو اگر پولیس کی مدد چاہیے دے کین کال آن 15, اس وقت ہمارے تمام پیٹرولز الرٹ ہوں گے. اس کے علاوہ ایس ایس یو کے کمانڈوز جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ موبائل پیٹرولنگ کر رہے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کسی کو ہیلپ چاہیے تو دے ول بی دیئر ٹو سپورٹ. جی بالکل, یہ ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن صاحب جن کا کہنا ہے کہ شہر میں علاقائی پولیس کے ساتھ ایس ایس یو کے جو موبائلیں ہیں, جو اہلکار ہیں, ان کو تعینات کیا جائے گا. شہری اس ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں کیونکہ یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی ہے, اور اس میں قتل, اقدام قتل اور 10 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. دانیال بہت شکریہ. فیڈریشن ہاؤس کے سالانہ انتخابات کے حتمی اور سرکاری نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا. یونائٹڈ بزنس گروپ کے رہنما مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں دونوں گروپ باہمی مفاہمت سے فیصلہ کریں گے. معاملات طے نہ پائے تو آخری راستہ کورٹ ہوگا. ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت مرزا اختیار بیگ کے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات حبیب خان سے جان لیتے ہیں. حبیب بتائیے گا. آج بالکل فیڈریشن ہاؤس کے سالانہ انتخابات جو ہے وہ کل ہوئے, اور اس میں صدارتی امیدوار کے لیے جو انتخابات کا سلسلہ رہا اس میں دونوں امیدواروں کو جو کل رات میں پولنگ کا نتائج سامنے آیا اس میں برابر کے ووٹ کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ملے ہیں. دونوں امیدوار 178 ووٹ کے ساتھ برابر رہے ہیں. آج اس حوالے سے جو یو بی جی گروپ ہے اور دوسرا جو گروپ ہے دونوں ہی اہم جو ہے فیصلے ان کو کرنے ہیں. یو بی جی گروپ کے حوالے سے کل رات بھی جب ہماری اس پہ جب ان کے عہدیداران سے جس میں ایسے منیر بھائی جان اور مرزا اختیار بیگ اور دیگر رہنماؤں سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پہ مختلف آپشنز ہیں جن پہ غور کیا جا سکتا ہے. آج اس پر جو ہے وہ کیا عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں یونائٹڈ بزنس گروپ کی جانب سے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آج یو بی جی گروپ جو کل پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے جس میں برابر کا مقابلہ رہا, اس میں کس طرح سے آج جو ہے وہ فالو اپ کرنے جا رہے ہیں, کورٹ کی طرف رجوع کریں گے یا پھر باہمی تعاون کے ساتھ اس پہ کوئی حل نکالا جائے گا؟ پہلی چیز تو میں آپ کے چینل سے جو شیئر کروں وہ یہ ہے کہ فوراً نتائج کے بعد
जब टाई का ऐलान हुआ था पहला, तो मैं, मुनीर साहब, इफ्तिखार अली मलिक बिजनेसमैन पैनल की साइट पे गए और माइक पे हमने उनको मुबारकबाद दी। हमने उनसे कहा अब इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब हम एक हैं, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करना मकसद है हमारा और मिल के करते हैं। और मैंने यहाँ तक कहा कि भाई इट्स अ गुड फाइट, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि दोनों ग्रुपों की बिजनेस कम्युनिटी में एक अहमियत है, एक पजीराई है और इसके माने ज़्यादा वसी कैनवस है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, इसके बजाय कि हमने बुरा भला बोले या एक दूसरे को गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, हमने मुबारकबाद दी। और मैंने भी यही कहा कि जी इट्स अ गुड फाइट और हमारा पूरा ताउन होगा इंशाल्लाह इस मसले को हल करके आगे बढ़ें और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को देखना है, क्योंकि कोरोना के हालात में बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई हैं। अब नई तरजीहात दुनिया की हुई हैं, नया तिजारत के अंदाज हो रहे हैं, नई प्रायोरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से हमने अपने आप को पॉलिसी बनानी होंगी मुल्क को, हुकूमत को, और फिर हम उसको लेके चलेंगे तो हम उन मौक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जिसमें इंडिया से बिज़नेस कम हुआ है, पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ है क्योंकि इंडिया में कोरोना ज़्यादा शदीद है, तो बायर कॉन्फिडेंट नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज यूबीजी ने हमने जो पहला हमारा है एतराज़, जो इलेक्शन कमीशन ने जो सील्ड बॉक्स का वोट को शामिल करके उनको इक्वल कराया, क्योंकि इक्वल जब हुए थे तो जब रिकाउंटिंग में एक वोट रिजेक्ट हो गया तो हम जीत गए थे और ऐलान कर देना चाहिए था। उन्होंने सील्ड एनवेलप को खोल के दोबारा उसमें डाला है उनकी गिनती में और 178 करा है। पहला तो हमारा ये एतराज़ है कि वो इनका प्रोगेटिव नहीं था। फिर देखें अगर उस पर हो जाता तो हम जीत गए, नहीं होता तो वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं हमें, क्या 6 महीने के लिए हमें ऑफ़र कर देते हैं, पहले देते हैं सदारत, बाद में सदारत देते हैं। ये सब चीज़ें आज मीटिंग में हम तय करेंगे एजीएम के बाद। लेकिन पहला काम तो एजीएम में नताइज का ऐलान है, जो ऑफिशियली हतमी नताइज कहलाएंगे फिर, और फिर उस पर हमारा रद्द अमल है। जहाँ जहाँ में एतराज़ या तनकीद हम करेंगे तो इंशाल्लाह करके उसको एक ऑफिशियली लिख के देना हुआ, या इससे भी ज़्यादा अगर बात बढ़ती है कोर्ट कचहरी तो वो तमाम ऑप्शन देखे जाएंगे। जिस तरह हमने सुना कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का कहना यह है कि जो हतमी नताइज हैं जब तक उनका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया जाएगा, आइंदा के लाए अमल के हवाले से उस पर जो है वो ये कहना मुश्किल होगा कि किस तरह के ऑप्शन को जो है वो अपनाया जाएगा। अगर बाहमी ताउन की तरफ मामला जाता है तो दोनों ग्रुप्स बाहमी ताउन के साथ आइंदा 6 माह के लिए जो है वो अपने सदर को जो है वो नॉमिनेट करेंगे, और अगर इस तरह का मामला तय नहीं पाता तो कोर्ट का जो ऑप्शन है जिसको एक सील वोट के लिए जो है वो कहा यह जा रहा है कि यूबीजी की जानिब से कि उस सील वोट को अगर नहीं खोला जाता तो यूबीजी की जो जीत है उसका ऐलान कर दिया गया था बाकायदा तौर पे, तो उस वोट को जो है खिलाफ कोर्ट में रुजू करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हिंदू रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे हुकूमत से ज्यादा अदलिया पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि कमीशन बना दिया गया जिसकी सरबराही शोएब सिडल कर रहे हैं। दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामजद कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब का एक्शन आ गया है और मुझे उम्मीद है कि ये मंदिर जैसे पहले रिस्टोर हुआ था ऐसे अभी दोबारा रिस्टोर होगा। गवर्नमेंट आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो जाएगी। गवर्नमेंट आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो जाएगी। आपको मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने तशवीश का इज़हार किया है, और जब सारी जुडिशरी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, 1997 में सबूताज होने वाला मंदिर अगर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर 2015 में हो सकता है, 16 में हो सकता है, तो आज भी जो है। मगर अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर एफआईआर कट गई है और वो एटीसी के कलम उसके अंदर लग गए हैं, ब्लेसिमी के कलम उसके अंदर लग गए हैं, और लिहाजा उन कुछ 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग अभी तक जो है वो गायब है। मेन जो कल्प्रेट है मौलाना शरीफ, वो अभी कोई सुना है कि जबलों के ऊपर हथियार लेके चला गया है। एफसी के पीछे उनको भी लगा दिया है। अभी चीफ साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी KPK से बात भी की गई है।
और उनको सख्त हिदायत की गई है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पहले भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। कराची में तजावुजात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, तजावुजात गिराने पर अब कोई हुक्म इम्तनाही नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुक्म इम्तनाही जारी नहीं करेंगे। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची तजावुजात से मुतल्लिक जो ऑब्जर्वेशन जारी की थी और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की हदायत जारी की थी, इस सिलसिले में आज जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा था। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि ऐसे दरख्वास्त गुजारान जो कि तजावुजात गिराने से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उन पर वो वाजे करना चाहते हैं कि तजावुजात गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई सिंध हाई कोर्ट जारी नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर हदायत दी है कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको गिराया जाए। जिस पर ये याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट में जो तजावुजात गिराई जा रही हैं उसके खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारान ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। जी, दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भट्टों पर जबरी मुशक्कत करने वाले बच्चों की गुमशुदगी के केस में इंतजामिया को हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बच्चों की अदम बाजियाबी पर अदालत ने पुलिस और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो IG पेश हों। आपको बताते चलें कि इस हवाले से बाजियाबी का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भट्टों पर जबरी मुशक्कत करने वाले बच्चों की गुमशुदगी केस में इंतजामिया को हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे दिया। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना के अदाद-ओ-शुमार से मुताबिक। कोरोना से मज़ीद 58 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। एक दिन में मज़ीद 2,475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 4,79,715 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में 307 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मजीद 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। केसेस की मजमूई तादाद 4,79,715 तक जा पहुंची है। अब तक मजमूई तौर पर 4,35,073 अफराद सेहत जाब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा फाल केसेस सिंध में 16,241, पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 10,667 है, इस्लामाबाद में 3,429 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,669 तक जा पहुंचे हैं। कोरोना के 2,691 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। मुख्तलिफ शहरों में 307 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। इस्लामाबाद में 41%, मुल्तान में 38 और लाहौर में 34% वेंटिलेटर्स जेरे इस्तेमाल हैं। काबीना कमेटी ने चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदने का फैसला कर लिया। वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मंजूर शुदा बैनुल-अक़वामी वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। कर्क में हिंदू समाधि को आग लगाना ज़हन साजी का शाखसाना है, शिद्दत पसंदी को रोकना होगा। तो आपको बता रहे हैं, काबीना कमेटी ने चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदने का फैसला कर लिया। वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मंजूर शुदा बैनुल-अक़वामी वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। और अब आपको बताएं, कोरोना के पेश नज़र पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में नौमाही इम्तिहान 1 फरवरी से लेने पर गौर किया गया। तमाम बच्चों से मारूजी इम्तिहान लिया जाएगा। सालाना इम्तिहान अप्रैल के आखिर में लिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि असातिज़ा की ऑनलाइन तरबियत भी दी जा रही है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद रियाज से। जुनैद, बताइएगा। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में नुमाही इम्तिहान जो कि दिसंबर में मुनक्कद करवाया जाता था, लेकिन कोरोना के बायस जो है दिसंबर टेस्ट जो है वो नहीं हो सका, और इसी हवाले से अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ़ैसला किया है कि ये इम्तिहानात जो हैं वो फरवरी में जो है वो मुनक्कद करवाए जाएँ, और फरवरी के अंदर जो है इन बच्चों के इम्तिहानात जो हैं वो सीक्वेंस वाइज जो है वो बच्चों को बुलाकर जो है वो मुनक्कद करवाए जाएँ, ताकि जो तलबा की नसाबी सरगर्मियाँ और उनका जो तलीमी कैरियर है वो बुरी तरह मुतासर जो है वो ना हो सके। और इस हवाले से
غور کیا جا رہا ہے کہ جو دسمبر ٹیسٹ ہے وہ فروری کے اندر جو ہے وہ منعقد کروایا جائے اور سالانہ امتحانات جو ہیں وہ اپریل کے مہینے میں یا مئی کے مہینے میں جو ہے وہ منعقد کروایا جائے، کیونکہ آئندہ سال جو ہے وہ نیا تعلیمی سال 1 اپریل کی بجائے جو ہے وہ 1 اگست سے شروع کیا جانا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پورا سال اسکولوں میں چھٹیاں رہی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے دسمبر ٹیسٹ کی تو پورے پنجاب میں 1.5 کروڑ بچے ہیں جو کہ ہر سال دسمبر ٹیسٹ میں شرکت کرتے ہیں اور امتحانات دیتے ہیں، لیکن اس بار اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے مطابق جو ہے 50% نمبر جو ہیں وہ ہوم ورک کے شامل کیے جائیں گے اور 50% نمبر جو ہیں امتحانات کے شامل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو اگلی جماعت میں پروموٹ کیا جائے گا، اور جو امتحان لیا جائے گا وہ بچوں سے معروضی کی بنیاد پر جو ہے وہ امتحانات منعقد کروائے جائیں گے، وہ سبجیکٹیو نہیں ہوگا، تاکہ بچوں کو جو ہے ایک شارٹ پیریڈ میں جو ہے ان سے امتحان لینے کے بعد ان کو گھروں میں بھیجا جا سکے اور کرونا کی صورتحال سے بھی بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ۔ پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے لاہور میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 20 سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ پاکستان بار کونسل کی پنجاب سے 11 سیٹوں کے لیے 25 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے ملک بھر سے 21 ممبران منتخب ہوں گے۔ تفصیلات ملک اشرف سے جانتے ہیں۔ ملک اشرف، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں آفس میں اس وقت صوبہ بھر کے جو ممبران بار کونسل ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب بار کونسل کے 75 ممبران ہیں جنہوں نے 11 امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر پاکستان بار کونسل کے لیے امیدوار ہیں اعظم نذیر تاڑا اور حفیظ الرحمان چودھری، ان سے بات کریں گے۔ آپ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار بھی رہے ہیں اور مختلف عہدوں میں رہے ہیں، کیا کہیں گے پاکستان بار کونسل کے انتخابات جو ہیں وہ سیاسی سطح پہ اور وکلاء کی سطح پہ ان کے کیا اثرات مرتب ہیں؟ دیکھیے، یہ وکلاء تنظیموں میں مدر انسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑی باڈی ہے، اسے ہم ایپکس باڈی کہتے ہیں، اور اس کا بڑا رول ہے وکلاء کی سیاست میں، وکالت کے پیشے میں ایز اے ریگولیٹر، اور ہمیشہ سے یہ انتخابات بہت امپورٹنٹ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے لوگوں نے اس کو پوری سیریسنس کے ساتھ لیا ہے، اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ الیکٹوریٹ جو ہے ٹوٹل 75 بندوں کا ہو، وہاں پہ 11 سیٹس نکلنی ہوں، 6.26% آپ نے وہ 626 پوائنٹ کے ساتھ آپ نے الیکٹ ہونا ہے، تو وہ کتنا انٹرسٹنگ الیکشن ہو جاتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کئی طرح کے ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرتی ہے، ملٹیپل فنکشنز ہیں جو وہ ادا کرتے ہیں، اور ایون ملکی سیاست میں بھی اس کا بڑا رول ہے پاکستان بار کونسل کی پالیسی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں تاڑ صاحب کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وکلاء کی جو سوچ ہے اس پہ بڑی گرفت رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی ون کیا، پنجاب بار میں آپ کی اکثریت ہے، لاہور بار کی طرف چلے جائیں، ہائی کورٹ بار میں چلے جائیں، وہ نقطہ ہمیں بھی نسخہ بتا دیں کیا ہے وکلاء کو کنٹرول کرنے کا اور ان کو اعتماد بحال کرنے کا جو آپ؟ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے وکیل سے صرف محبت کریں، سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ پہلے ایک وقت ہوا کرتا تھا، ہم کہتے تھے کہ آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ مد مقابل ہے، لیکن اب تو بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مولا کا بڑا کرم ہے ہم پہ، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے وکلاء بھائیوں کا ہم پہ اعتماد ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں بالخصوص انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ ایک تناور درخت کی طرح پھیلا پھولا ہے، اور اس میں سارے دوستوں کا ایکول کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بات کریں گے حفیظ الرحمان چودھری، سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے اور ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے اس وقت بھی، اور آج ممبر پاکستان بار کونسل کے لیے آئندہ 5 سال کے لیے بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جو سب کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صبح 10 بجے سے پولنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تک 15 ووٹ جو ہے ابھی تک کاسٹ ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں 2 میرے جو ہے نا فرسٹ ووٹ جو ہیں اس میں گئے ہیں، تو باقی انڈیپینڈنٹ گروپ کی ماشاءاللہ اس دفعہ پنجاب بار کونسل کے جو ممبران کی تعداد ہے اس کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم 11 میں سے 9 سیٹیں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی ہوں گی۔ جی پنجاب سے؟ جی پنجاب سے۔ جی یہ ٹوٹل 21 ووٹ ہیں، جس میں سے پنجاب کے جو ہیں وہ 11 ہیں، اور باقی جو 11 ہیں وہ پورے صوبے سے ہوں گے، اور جس کے لیے انتخابات کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نئے سال کے لیے مہنگائی کا تحفہ، حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت 147 روپے فی کلو ہو گئی،
घरेलू सिलेंडर 1733 रुपए का हो गया। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गरीब आवाम को हुकूमत ने साल 2021 का पहला तोहफा दे दिया है और वो तोहफा ये है कि एलपीजी की कीमतों में 15 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब सार्फिन को 147 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से एलपीजी मिल सकेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 180 और कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। घरेलू सिलेंडर बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। बुलेटिन में मौसम की कुछ बात करें। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी जम गई है। कलात का पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। लेह में -11, स्तोल में -10, कोयटा -9, हुंजा का पारा -8 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बगरोट में -7, गिलगित -6, पारा चनार और योब में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया है। कराची में साइबेरियन हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। पारा 8.2 रिकॉर्ड किया गया है। कराची में साल का आखिरी दिन ठंडा ठार हो गया। शहर में साइबेरियन हवाओं का राज है। आज सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की मजीद क्या तफसीलात हैं, मानिया शकील से जान लेते हैं। मानिया, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, महकमे मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, शहर कायद में ठंडा ठार दिन गुजर रहा है। साल का आखिरी दिन है, तो जाते जाते भी मौसम जो है खासी जो मेहरबानियाँ करता चला जा रहा है। आज भी मौसम सर्द है, साथ साथ खुश भी है। सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त भी मौसम खासा ठंडा ठंडा हो चुका है। इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासब थोड़ा कम हो गया, जो तकरीबन 21 से 22% रह चुका है, जिसके बाद मौसम सर्द है, साथ साथ खुश भी है। लेकिन कराची में साइबेरियन हवाओं ने तो डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त भी साइबेरियन हवाओं की जो रफ्तार है वो 15 से 16 नॉटिकल माइल है और दरमियान हवाओं की यही रफ्तार रहेगी तो कराची वालों का दिल भी बहलाती रहेगी। ठंडा ठंडा मौसम है तो कराची वाले दिन के औकात में भी गर्मा गर्म कॉफ़ी खूब इंजॉय करें, क्योंकि मौसम ठंडा है तो गर्मा गर्म चीज़ें खासा मज़ा देती हैं। साथ साथ अगर पूरे दिन के मौसम की बात की जाए तो आज आखिरी दिन है साल का, तो ये आखिरी दिन पूरा दिन ही ठंडा ठंडा गुजरेगा। शाम के औकात में मजीद हवा में तेजी का इम्कान है। ज़्यादा दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। और साथ साथ आने वाले चंद दिनों में जिस तरह महकमे मौसमियात ने पेशगोई की कि ये पूरा हफ्ता जो है वो खासा ठंडा ठंडा गुजरने वाला है, तो ये पूरे हफ्ते कराची वाले इस ठंडे मौसम को खूब इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर का मतला आज खुश्क और धुंधला रहेगा। रात के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध रहेगी। जनवरी के पहले हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। सर्दी की लहर में इजाफा और पारा ज़्यादा से ज़्यादा 15 रहेगा। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में खासकर धुंध का राज बरकरार है। सर्दी की लहर जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। रात जो गुजरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हद निगाह सिफर रही मुख्तलिफ इलाकों में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आने वाले दिनों के हवाले से, तो नए साल का आगाज़ होने जा रहा है और नए साल के आगाज़ के साथ ही लाहौरियों के लिए खासकर अच्छी खबर ये है कि पहले हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। बारिश की वजह से खुनकी में इजाफा होगा, टेम्परेचर कम होगा, लेकिन धुंध के मसाइल जो हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 300 था, जबकि कहा यह जा रहा है कि शाम के औकात में ये बढ़कर 400 तक जा सकता है। इसी तरह से हवा में नमी का तनासब जो है वो सुबह के औकात में तकरीबन 80% था और दिन के औकात में जो है वो 70% रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो लाहौर का है वो तकरीबन दिन के औकात में 15 रहेगा, जबकि कम से कम जो है रात के औकात में 5 रहने का इम्कान है। आने वाले हफ्ते में बारिशें होंगी और मौसम का आगाज़ जो है वो जनवरी का आगाज़ जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आज तो सूरज और बादलों की आँख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा और शाम के औकात में आज फिर काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ने के इम्कान हैं। जी सादिया, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड। मेहमान खसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ का कहना है कि पाक बहरिया खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है।
कराची में साल 2020 में आग लगने के 2000 से जायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। सदर फायर स्टेशन इस बार भी इमदादी कार्रवाइयों में सेरे फहरिस्त रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। कराची में साल 2020 में आग लगने के 2000 से जायद वाक़यात रूनुमा हुए। शहर में 25 फायर स्टेशंस को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक फरवरी में सबसे ज्यादा 260 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2020 में 247 वाक़यात के साथ सदर स्टेशन सहरे फहरिस्त रहा। रवां साल सनती इलाकों में आग लगने के 192 वाक़यात रूनुमा हुए। 5 मकामात पर लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया। सनतों में आग लगने के सबसे ज्यादा वाक़यात नवंबर में हुए। 33 फैक्ट्रियां आग की लपेट में आईं। महकमा फायर ब्रिगेड को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक माह जनवरी में 246, फरवरी में 260, मार्च में 210, अप्रैल में 119, मई में 115, जून में 117, जुलाई में 159, अगस्त में 132, सितंबर में 124, अक्टूबर में 228, नवंबर में 212 और दिसंबर में आग लगने के 150 से जायद वाक़यात रूनुमा हुए। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।